नमस्कार। आरोग्य का मॉडर्न युग इस कार्यक्रम में मैं संपदा फिर एक बार आप सभी का तहे दिल से स्वागत करती हूँ। इस कार्यक्रम के तहत हम हमेशा किसी न किसी बीमारी के बारे में बात करते हैं और उसके इलाज के बारे में भी जानने की कोशिश करते हैं। आज हम जिस बीमारी के बारे में बात करने वाले हैं वो एक ऐसी बीमारी है जिसके सामने अच्छे अच्छे हिम्मत वाले लोग भी सिर्फ नाम सुनते ही हिम्मत हार जाते हैं। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही गेस किया है, वो है कैंसर। कैंसर एक ऐसी बीमारी है जिसके बारे में सुनते ही हर किसी के पसीने छूट जाते हैं। ये कुछ सालों तक सिर्फ कैंसर एक ऐसा नाम हम सुनते थे। अब इतने अलग अलग प्रकार के कैंसर है कि यूँ कहें कि लगभग हमारे शरीर के हर अंग में कैंसर हो सकता है। इसका डर हर किसी को होता है और ये बीमारी जो है आजकल देखते हैं कि बहुत बड़े पैमाने पर हर आयु वर्ग में देखी जा सकती है। क्या है ये कैंसर, क्यों होता है कैंसर और कैसे हम अपने आप को बचा सकते हैं, इसी के बारे में आज हम जानकारी हासिल करने वाले हैं। और हमारे साथ इस विषय पर चर्चा करने के लिए हमने आमंत्रित किया है मॉडर्न होम्योपैथी के फाउंडर चेयरमैन डॉक्टर विजय कुमार माने जी को। सर नमस्कार। नमस्कार। और जैसा कि आप जानते हैं विश्व भर में कैंसर इतने बड़े पैमाने पर आजकल देखा जा सकता है हर आयु वर्ग में कि हर किसी के मन में कहीं ना कहीं एक डर है। कोई भी तकलीफ अगर शरीर में होती है तो कहीं ये जाकर कैंसर ना निकले। तो सर सबसे पहले आपसे जानना चाहूँगी कि कैंसर होता क्या है एग्जैक्टली? कैंसर ये ऐसी बीमारी है जहाँ सेल्स की अनकंट्रोलेबल ग्रोथ होती है। नॉर्मली शरीर क्या करता है, सेल्स तैयार होते हैं, बढ़ते हैं और फिर मरते हैं, मतलब सेल्स की ग्रोथ जो है वो कंट्रोल होती है। कैंसर में ऐसा होता है कि बॉडी सेल्स की ग्रोथ जो है अनकंट्रोल होती है और अनकंडीशनल होती है। तो अनकंट्रोल्ड ग्रोथ होने से ट्यूमर पैदा होता है, कैंसरस ट्यूमर पैदा होता है। और कैंसरस ट्यूमर क्या करता है, नॉर्मल बॉडी टिश्यू जो है उसको खा जाता है, तो ऑर्गन नष्ट हो जाते हैं और फिर व्यक्ति की डेथ होती है। इसलिए कैंसर का डर बहुत है। कन्वेंशनल लाइन ऑफ ट्रीटमेंट में पूरी तरह ठीक होने की कोई संभावना नहीं रहती, सिर्फ लाइफ एक्सपेक्टेंसी उनकी बढ़ाते हैं या सर्वाइवल रेट बढ़ाते हैं। इसलिए कैंसर लाइलाज बीमारी मानी जाती है। जी। और सर एक ज़माना था या कहिए कि कुछ साल पहले तक हम सिर्फ इक्का दुक्का ही प्रकार जानते थे कैंसर के। अब हालात ये हैं कि लगभग हर अंग का कैंसर सुनने में आ रहा है। तो कितने टाइप्स हैं आज की तारीख में कैंसर के? कैंसर हर एक ऑर्गन में होता है। टाइप नॉन मेडिकल पर्सन को बताने के लिए ऐसे बता सकते हैं कि जो ऑर्गन है, जो जिस ऑर्गन को ट्यूमर आया है वैसा टाइप बता सकते हैं, वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। जनरली हर एक ऑर्गन का कैंसर अलग अलग होता है। माउथ का कैंसर, थ्रोट का कैंसर, लैरिंग्स का कैंसर, ट्रैकियल कैंसर, ब्रोंकस का कैंसर, स्टमक का कैंसर, ऐसे अलग अलग टाइप कैंसर के होते हैं। उससे ज़्यादा उसी हिसाब से वो कैंसर जाना जाता है। सर एक और बात कि जो कैंसर है ऐसा कहते हैं, जैसे आपने शुरुआत में आपने भी कहा कि लाइलाज माना जाता है कैंसर, लेकिन बावजूद उसके कई लोग ट्रीटमेंट कराते हैं और फिर डॉक्टर्स कहते हैं कि अब ये पूरी तरह ठीक है आप। तो ऐसी कंडीशन में क्या कैंसर वापस आना संभव है? कैंसर वापस बार बार आता है, इसलिए कैंसर को लाइलाज बताया जाता है। ऐसा है, जो कन्वेंशनल ट्रीटमेंट ले लिया तो समझो 2 महीने से 2 साल, 3 साल, 4 साल तक कैंसर रुक सकता है या नहीं रुक सकता। हर एक केस अलग अलग रहती है। एक ही ऑर्गन का कैंसर अलग अलग व्यक्ति में अलग अलग बिहेवियर करता है। बार बार रिकरेंस होने से लोग घबराते हैं, इसलिए लाइलाज बताया जाता है। और कन्वेंशनल ट्रीटमेंट जो है वो स्टैंडर्डाइज ट्रीटमेंट है, रेडिएशन, कीमोथेरेपी, सर्जरी। तो वो करने से परमानेंटली कैंसर रुकवाना या रुक जाना ये करीबन
इम्पॉसिबल रहता है और एक केस टू केस ये डिफ़र होता है, इसलिए लोग कैंसर को घबराते हैं। सर अभी आपने कहा कि कन्वेंशनल ट्रीटमेंट में उसे मतलब हमेशा के लिए नष्ट करना मुश्किल है या नामुमकिन है, लेकिन ऐसी कई चीज़ें हैं जो मॉडर्न होम्योपैथी की ट्रीटमेंट से क्योर हुई है। कई ऐसी बीमारियां हैं जिनके बारे में डॉक्टर्स ने कहा था कि अब ये ठीक होना मुश्किल है या नामुमकिन है, और वो आपने ठीक कर दिखाया। तो कैंसर के भी ऐसे कुछ पेशेंट्स आपने ट्रीट किए हैं, उनके बारे में अगर बता सकते। कैसा है कौन सा भी कैंसर कौन से ऑर्गन में है, बाजू वाले कौन से ऑर्गन में फैला है, कौन सी बड़ी रक्तवाहिनी उसको उसके निकटतम है, इसके ऊपर वो पेशेंट ठीक होगा या उसको ज़्यादा लाइफ मिलेगी, ये निर्भर करता है। दूसरी बात है कि वो कोई कन्वेंशनल ट्रीटमेंट, रेडिएशन, कीमो, सर्जरी करके आया है और वो कितना फैला है, उसके ऊपर निर्भर करता है। तो हर एक कैंसर का पेशेंट आएगा और वो 100% ठीक होगा, ऐसा नहीं है। उसको लाइफ ज़्यादा दे सकते हैं, ग्रोथ कम हो सकती है उसकी, होती है मतलब ट्रीटमेंट के बाद, और उसको लाइफ ज़्यादा, हमारी कोशिश रहती है कि उसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइफ देना और ठीक करने की कोशिश करना, ऐसे रहता है। तो कैंसर को इसी हिसाब से कैंसर की तरफ देखना चाहिए। तो मॉडर्न होम्योपैथी किस टाइप से ट्रीट करता है कैंसर को, क्या स्टेजेस होती है ट्रीटमेंट की? हमने करीबन सभी प्रकार के कैंसर ट्रीट किए हैं, जैसे कि लंग कैंसर, स्टमक कैंसर, स्त्रियों में गर्भाशय का कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर, रेक्टम कैंसर, पुरुषों में बीजांडकोश का कैंसर, प्रोस्टेट का कैंसर, ब्रेन का कैंसर, स्पाइनल कॉर्ड के कैंसर, सभी प्रकार के कैंसर पिछले 29 साल में हमने ट्रीट किए हैं। बहुत से पेशेंट मैंने देखे हैं। मॉडर्न होम्योपैथिक ट्रीटमेंट ये ओपीडी बेसिस ट्रीटमेंट है। मॉडर्न होम्योपैथिक ट्रीटमेंट इज़ अ रिसर्च वर्क इन होम्योपैथी। मैं बार बार लोगों को बताता हूँ कि मॉडर्न होम्योपैथी की ट्रीटमेंट से पैथोलॉजिकल चेंजेस रिवर्स हो जाते हैं। कैंसर में भी वही होता है कि हमारी ट्रीटमेंट से पैथोलॉजी रिवर्स करने की हम कोशिश करते हैं। कैंसर की रोकथाम करना, उसका स्पीड कम करना, पेशेंट को ज़्यादा से ज़्यादा लाइफ देना, ये हमारे पास टारगेट होता है। हमें कोई ऐसा ये नहीं है कि पर्टिकुलर कैंसर हम ट्रीट कर सकते हैं या ट्रीट नहीं कर सकते, ऐसा कुछ भी नहीं है। जो कुछ सामने हमारे आया हम उसको ट्रीट करते हैं, ट्रीट करने की कोशिश करते हैं, उनको ज़्यादा लाइफ देने की कोशिश करते हैं। होम्योपैथिक ट्रीटमेंट ये ओपीडी बेसिस ट्रीटमेंट है, उसमें केमोथेरेपी, कन्वेंशनल ट्रीटमेंट जैसा कुछ नहीं है। केमोथेरेपी, रेडिएशन और सर्जरी ये कन्वेंशनल ट्रीटमेंट का पार्ट है, मॉडर्न होम्योपैथी का नहीं है। हमारी ट्रीटमेंट ये जो दवाई होती है ये मुंह से लेने की दवाई होती है, मोस्ट ऑफ द टाइम लिक्विड फॉर्म की दवाई होती है। वो घर में रहकर पेशेंट ले सकता है, उसको हॉस्पिटलाइजेशन करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। यानी पेशेंट को हम कह सकते हैं कि तकलीफ भी बहुत कम होती होगी, क्योंकि जैसे रेडिएशन है या कीमो है, इसके साइड इफ़ेक्ट्स भी होते हैं और पेशेंट को तकलीफ़ें भी होती है। तो आपने कहा ये सारी चीज़ें आपके ट्रीटमेंट में होती ही नहीं है। कन्वेंशनल ट्रीटमेंट में समझो केमोथेरेपी लिया या लेते हैं पेशेंट, उनको लोगों को वही ज़्यादा मालूम है। क्या होता है, एक न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन है कि दीवार के ऊपर आपने बॉल फेंका तो उतने ही ज़ोर से वो वापस आता है, एक्शन एंड रिएक्शन बोलते हैं उसको। तो उसकी वजह से जितने स्ट्रांग केमोथेरेपी आप दे दोगे, रेडिएशन जितने ज़्यादा दे दोगे, उतने जल्दी वो बीमारी फिर आने वाली है। शरीर क्या करता है, बाउंस बैक करता है और वो कैंसर जल्दी से जल्दी स्पीडी ग्रोथ से वापस आ जाता है। होम्योपैथी में जो ट्रीटमेंट है वो रैपिड, जेंटल एंड परमानेंट बोलते हैं इसको, ये हमारा ध्येय वाक्य है। तो जेंटल ट्रीटमेंट होने की वजह से वो वापस आने की संभावना कम रहती है या बहुत साल के बाद आ सकता है, एक बार ठीक हुआ तो साइड इफेक्ट, इसी वजह से कोई साइड इफेक्ट नहीं रहता। कन्वेंशनल ट्रीटमेंट में रेडिएशन को बहुत साइड इफेक्ट है, केमोथेरेपी को बहुत साइड इफेक्ट है, वैसे साइड इफेक्ट होम्योपैथिक ट्रीटमेंट में नहीं रहते। दूसरा कारण ये है कि होम्योपैथिक ट्रीटमेंट में जो डोसेस होते हैं वो बहुत कम मात्रा में दवाई दी जाती है, इसीलिए भी उसका साइड इफेक्ट नहीं रहता। सर अभी आपने थोड़ी देर पहले मेंशन किया कि इतने अलग अलग प्रकार के कैंसर्स होते हैं, तो उसमें लंग कैंसर आपने मेंशन किया है। तो लंग कैंसर एग्जैक्टली क्या होता है और क्या लक्षण होते हैं लंग कैंसर के? लंग कैंसर मतलब फेफड़े का कैंसर है। फेफड़े में जब कैंसर होता है तो
लक्षणों में खांसी आना, वेट लॉस होना, बारंबार बुखार आना, एपेटाइट कम मतलब भूख कम होना, बलगम आना, बलगम से खून आना, ऐसे कॉमन लक्षण दिखते हैं। तो लंग्स कैंसर जब होता है तो कैसे पेशेंट मतलब समझे कि ये कैंसर की तरफ जा रही है, उनकी तकलीफ जो है, क्या सिम्टम्स होते हैं लंग कैंसर के? सिम्टम के बारे में मैंने तो अभी बता दिया आपको। उसका डायग्नोसिस करने के लिए चेस्ट एक्सरे प्राइमरीली, सीटी स्कैन ऑफ चेस्ट या एमआरआई ऑफ चेस्ट करते हैं। अगर ऐसे लगता है कि ये बीमारी शरीर के बाकी अंगों में फैली हुई है तो पेट स्कैन करने की सलाह दी जाती है। होल बॉडी पेट सीटी उसको बोलते हैं। बलगम की टेस्ट कुछ बार करते हैं, ये टीबी है या कैंसर है देखने के लिए। कुछ टीबी के टेस्ट कर सकते हैं। दूसरी बात, अगर लगता है कि ये लंग का कैंसर प्राइमरी है या सेकेंडरी है, वो देखने के लिए जैसे पेट सीटी का बोला कि पेट सीटी स्कैन कर सकते हैं। और कुछ बार एब्डोमिनल सोनोग्राफी करने की सलाह दे सकते हैं, या सीटी स्कैन एब्डोमेन एंड पेल्विस करने की सलाह दे सकते हैं। फिर लंग में ट्यूमर प्राइमरी है ऐसी आशंका आती है तो लंग की बायोप्सी या ट्यूमर की बायोप्सी करने की सलाह दी जाती है। इसी से ये कैंसर का डायग्नोसिस होता है। सर कुछ कारणों के बारे में आप बता सकते हैं कि क्यों लंग कैंसर होता होगा? लंग कैंसर ये बहुत कॉमन है पूरे वर्ल्ड में। 16 मेल के बाद एक को 16 मेल्स अगर है तो उसमें एक को लंग कैंसर होने की संभावना रहती है, और 17 फीमेल्स में एक को लंग कैंसर होने की संभावना रहती है। लंग कैंसर का मोस्ट कॉमन कॉज जो है, कारण जो है, वो स्मोकिंग है। दूसरा है टोबैको च्यूइंग। तीसरा पोल्यूशन कह सकते हो आप। पोल्यूशन की वजह से जो वाहनों का धुआं है वो भी एक उसका कारण हो सकता है। सर स्मोकिंग की बात आपने की, तो स्मोकिंग में पैसिव स्मोकिंग भी इक्वली इंजोरियस है ऐसा माना जाता है? हाँ, अगर आपका कंपेनियन ऑलवेज मतलब हैबिचुअल स्मोकर है या चेन स्मोकर है, उसके साथ जो बैठने वाले लोग रहते हैं मेल या फीमेल, उनको भी पैसिव स्मोकिंग की वजह से कैंसर होने की संभावना रहती है। ऐसे पेशेंट मैंने देखे हैं। सर अभी आपने बताया कि पैसिव स्मोकर भी अगर आप हैं तो भी लंग कैंसर के चांसेस हैं। तो अब ऐसा है सर कि स्मोकिंग आप अपने आसपास जो अपने क्लोज हैं उनसे बोल सकते हैं कि रोकिए, लेकिन बाकियों को तो नहीं बोल सकते। हम बाहर जाते हैं, पोल्यूशन है, ये सारी चीज़ें हैं। तो अपने आप को हम कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं या कोशिश कर सकते हैं प्रिवेंट करने की, लंग कैंसर ना हो इसलिए? सबसे महत्वपूर्ण जो कारण है, पॉजिटिव फैक्टर है, वो स्मोकिंग है। तो मैं लोगों को सलाह देना चाहता हूँ कि स्मोकिंग से दूर रहे। स्मोकिंग अच्छी बात नहीं है। टोबैको स्मोक हो या दूसरा कोई वीड जैसा और स्मोक हो, उससे दूर रहना चाहिए। दूसरी बात, पोल्यूशन से दूर रहना चाहिए। ऐसे कुछ व्यवसाय है जो करने वाले लोगों में लंग कैंसर दिखता है, जैसे कि सिलिकोसिस नाम का एक है, जो लोग बालू के साथ काम करते हैं, या न्यूमोकोनियासिस नामक एक बीमारी है, जो लोग जो कोल होता है, कोल में या कोल टार में काम करते हैं, उनको भी लंग कैंसर होने की संभावना रहती है। तो उन्होंने ये प्रोफेशनल हैज़ार्ड है, तो प्रिवेंट करने के लिए मास्क या प्रिवेंटिव मेजर से उसका यूज़ करना चाहिए, या वैसा काम नहीं करना चाहिए। जो अभी वाहनों का धूर जो है, धुआं, तो धुआं से बचने के लिए जैसे कि ट्रैफिक पुलिस है जो हमेशा एक्सपोज होते हैं धुएं को, तो उन्होंने मास्क पहनना चाहिए। ऐसी कोशिशें करनी चाहिए कि जिसके कारण आप लंग कैंसर जैसी गंभीर बीमारी को प्रिवेंट कर सकते हो। सर अगर ट्रीटमेंट की बात की जाए तो किस तरह से लंग कैंसर को ट्रीट किया जाता है? क्या स्टेजेस होते हैं लंग कैंसर? लंग कैंसर प्राइमरी 2-3 भागों में डिवाइड किया जाता है। एक नॉन स्मॉल सेल कैंसर, स्मॉल सेल कैंसर, और तीसरा मेसोथेलियोमा। ये 3 कैंसर लंग के कॉमन कैंसर है। उसके लिए ट्रीटमेंट, कन्वेंशनल ट्रीटमेंट में केमोथेरेपी रहती है, कैंसर के टाइप के ऊपर वो डिपेंड रहती है। कुछ बार अगर बड़ा ट्यूमर हो, केमो से कंट्रोल नहीं आता, तो रेडिएशन की सलाह दे सकते हैं।
या समझो ट्यूमर केमो के बाद निकाल सकते हो, सर्जरी कर सकते हो, ऐसा कन्वेंशनल लोगों को, डॉक्टरों को लगता है, तो सर्जरी की भी सलाह दी जाती है। कन्वेंशनल ट्रीटमेंट से मैंने जो देखा पिछले 29 सालों में, कुछ ज़्यादा देर तक वो रोकथाम नहीं होती। बहुत से पेशेंट में 2 महीने से 2 साल तक वो फिर वापस आने की संभावना रहती है, रिकरेंस की संभावना रहती है। अपार्ट फ्रॉम दिस, मॉडर्न होम्योपैथी के पास जो ट्रीटमेंट है वो ओपीडी बेसिस ट्रीटमेंट है। घर में रहकर पेशेंट दवा ले सकता है। जनरली इम्प्रूवमेंट पहले महीने से दिखती है। अभी मैं एक पेशेंट के बारे में बता सकता हूँ। अभी एक भालेराव करके पेशेंट है अहमदनगर के, तो हमारे पास 2-3 महीने पहले आए हो। उनका वेट लॉस हुआ था, बलगम से खून आ रहा था और कंटिन्यूस खांसी थी। उनको लंग में कैंसर है ऐसा सीटी स्कैन और पेट स्कैन करने के बाद पता चला। एब्डोमेन में भी वो कुछ लिम्फ नोड्स इन्वॉल्व है। तो ट्रीटमेंट शुरू करने के तुरंत पहले 15 दिन में ही उनकी खांसी कम हो गई। जो खाना कम जा रहा था वो खाना खाने शुरू हो गए, उनका वेट गेन होने लगा। अभी 2-3 महीने के बाद उनकी खांसी पूरी तरह थम गई है। एपेटाइट बढ़ा है, वेट बढ़ा है, बारंबार जो फीवर आता था वो चला गया है। तो जनरली इम्प्रूवमेंट पहले दूसरे महीने में ही दिखती है। जो पेशेंट केमोथेरेपी या रेडिएशन लेके आता है उनमें इम्प्रूवमेंट दिखने में शायद एक आध महीना ज़्यादा लग सकता है, लेकिन उनमें भी इम्प्रूवमेंट दिखते हैं। ऐसे केसेस मैंने पहले भी ट्रीट किए हुए हैं। तो ऐसे केसेस में अगर बीमारी बड़े पैमाने पे है तो हम वो पेशेंट को ज़्यादा लाइफ दे सकते हैं। तात्याराम धनाजी भालेराव, उम्र 70 साल, अहमदनगर के रहिवासी, फेफड़ों के कैंसर से पीड़ित थे। उन्हें अक्सर सांस लेने में दिक्कत, भूख न लगना और वजन कम होने जैसी तकलीफें हो रही थी। नमस्ते, मेरा नाम तात्याराम धनाजी भालेराव है और मैं अहमदनगर से हूँ। जनवरी 2024 के आखिर में मुझे सांस लेने में दिक्कत होने लगी, खासकर चलते समय और नहाते समय। इसके बाद मैं अहमदनगर के एक अस्पताल में दिखाने गया, जहां डॉक्टरों ने मेरे सभी टेस्ट करवाए और मुझे एडमिट होने की सलाह दी। 1 फरवरी से 7 फरवरी तक मैं अस्पताल में एडमिट रहा, जहां डॉक्टरों को मेरी छाती से 5 लीटर पानी निकालना पड़ा। डिस्चार्ज के बाद जब मैं फिर से चेकअप के लिए गया, तो डॉक्टरों ने बताया कि मेरी छाती में पानी निकालने के लिए एक नली डाली गई है, जिसे मुझे हमेशा रखना होगा। 17 फरवरी 2024 को पीईटी स्कैन में पता चला कि पिताजी के दाएं फेफड़े में ट्यूमर है, जिसकी वजह से फेफड़ों में पानी भर रहा था। डॉक्टरों ने कहा कि ये पानी बार बार भरता रहेगा और इसीलिए उन्हें आईसीडी ट्यूब हमेशा रखनी होगी या फिर कीमोथेरेपी और रेडियोथेरेपी लेनी पड़ेगी। मुझे पहले से कीमोथेरेपी और रेडिएशन के साइड इफेक्ट्स के बारे में जानकारी थी। मैं मॉडर्न होम्योपैथी के डॉक्टर विजय कुमार माने सर को 17-18 साल से जानता हूँ। तब मैंने सोचा कि डॉक्टर विजय कुमार माने सर से सलाह लूं। मैंने उन्हें सारी जानकारी दी और पिताजी की तकलीफ के बारे में बताया। उन्होंने मुझे भरोसा दिलाया कि मॉडर्न होम्योपैथी में इस पर पूरा उपचार है और मेरे पिताजी ठीक हो सकते हैं। 19 फरवरी 2024 को मैं मेरे पिताजी को लेकर मॉडर्न होम्योपैथी में गया। मैंने सारे रिपोर्ट्स दिखाए और उनके मार्गदर्शन से हमने उपचार शुरू किया। उपचार शुरू होने के 3 महीने बाद जब हम फॉलोअप के लिए गए तो ट्यूमर का आकार 9.5 सेंटीमीटर से घटकर 5 से 5.11 सेंटीमीटर हो गया था। हमने फिर 3 महीनों तक उपचार जारी रखे। आज 17 मई 2024 है और उपचार के 6 महीने पूरे हो गए हैं और अब वह गांठ 3.25 मिलीमीटर इतनी रह गई है। मेरे बेटे ने डॉक्टर विजय कुमार माने सर से सलाह ली और उनके पास जाकर उपचार शुरू किया। अब तक उपचार शुरू करके 6 महीने हो गए हैं और मेरी तबीयत में काफी सुधार हुआ है। मॉडर्न होम्योपैथी के उपचार शुरू करने से पहले 17 फरवरी 2024 की पीईटी स्कैन रिपोर्ट के अनुसार उनके दाहिने निचले फेफड़े में 95/93/99 मिलीमीटर की कैंसर की गांठ थी। मॉडर्न होम्योपैथी में उपचार शुरू होने के बाद उनकी सेहत में सुधार हुआ। केवल 3 महीने के उपचार के बाद उनकी सांस फूलने बंद हो गई, वजन बढ़ने लगा और वे पहले की तरह खाना खाने लगे।
17 मई 2024 की CECT थोरैक्स रिपोर्ट के अनुसार गांठ का आकार घटकर 98/78/65 मिलीमीटर हो गया था। अब 15 अगस्त 2024 की स्कैन रिपोर्ट के अनुसार वह गांठ और घटकर 88/74/50 मिलीमीटर रह गई है। मॉडर्न होम्योपैथी के उपचार के इन 6 महीनों में उनके फेफड़ों में पानी फिर से जमा नहीं हुआ या यह पानी निकालने के लिए हमें फिर से ICD ट्यूब डालने की जरूरत नहीं पड़ी। उनकी सभी तकलीफें कम हो गई हैं, उनका वजन बढ़ गया है, वे घूमने जाते हैं, पहाड़ चढ़ सकते हैं, खुद गाड़ी चलाते हैं और अपने सारे काम खुद कर सकते हैं। मॉडर्न होम्योपैथी के उपचार शुरू करने के बाद से भालेराव जी के कैंसर की गांठ का आकार हर तरफ से घट गया है। उनके फेफड़ों में पानी फिर से जमा नहीं हुआ और उनकी बाकी सारी तकलीफें कम हो गई है। अब वे बिना किसी साइड इफेक्ट्स के सामान्य और खुशहाल जीवन जी रहे हैं। आज की चर्चा यही समाप्त करते हैं। फिर एक नए एपिसोड के साथ, नए विषय के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।